अनन्या की सुबह चाय की प्याली के साथ नहीं, बल्कि सास के ताने और राहुल की खामोशी के साथ शुरू होती थी। जब वह शादी के बाद इस घर में आई थी तो सोचती थी मैं इस घर को अपने प्यार से संवार दूंगी, पर वक्त के साथ सब बदल गया। राहुल अब देर रात तक ऑफिस में व्यस्त रहता था। बातें कम होती जा रही थी और खामोशियां बढ़ती जा रही थी। संध्या देवी हर दिन कोई ना कोई कमी निकालती। आज सब्जी में नमक कम है, तेरा रहन सहन हमारे घर जैसा नहीं है, किताबें पढ़ने से कोई बहू नहीं बन जाती। एक दिन अनन्या ने राहुल से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में खुश हूँ? राहुल ने सिर उठाए बिना कहा, तुम्हें शिकायतें हैं, थोड़ी चुप रहना सीखो। उस रात अनन्या बहुत रोई, लेकिन उसने तय कर लिया अब और नहीं। अनन्या ने स्कूल में अपनी मेहनत से एक प्रमोशन पाया। उसे अब शहर के एक नामी स्कूल में प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई। वह खुश थी, पर घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने कहा, तुम्हें बस अपने करियर की पड़ी है, घर की नहीं। संध्या देवी बोलती है, अब ये औरत हमें सिखाएगी कि कैसे रहना है। अनन्या हर मोर्चे पर अकेली पड़ गई। एक दिन उसने अपने पापा को फोन किया, वर्षों बाद, पापा क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके पास आ सकती हूँ? दूसरे शोर से आवाज आई, हमेशा के लिए आजा बेटा, यह घर तेरा ही है। अनन्या एक शाम अपने सारे कागज संभालते हैं, डिग्रियां, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर और आखिर में तलाक के कागजात। वह राहुल के सामने बैठती है। मैं थक चुकी हूँ राहुल, मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तुमने कभी मेरे आंसुओं की वजह नहीं पूछी। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। राहुल चुप था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। संध्या देवी बस यही बोली, जाने दे इसको, ऐसी औरतें ही घर बिगाड़ती हैं। अनन्या मायके लौट आई। उसे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। उसने अपने शहर में ही एक किराए का मकान लिया और अपने स्कूल की नई जिम्मेदारियां संभाली। एक दिन स्कूल में एक छात्रा रो रही थी। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़की बोली, मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, मैं डर जाती हूँ। अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, कभी कभी रिश्ते का टूटना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सके। कई सालों बाद एक महिला सम्मेलन में अनन्या बतौर वक्ता बुलाई जाती है। वह अब महिलाओं के अधिकार और आत्मनिर्भर की प्रतीक बन चुकी है। उसकी कहानी सुनकर एक औरत भीड़ में खड़ी होकर पूछती है, क्या तलाक के बाद भी जिंदगी जी जा सकती है? अनन्या मुस्कुराती है, तलाक एक अंत नहीं है, यह तो उस पिंजरे से निकलने की शुरुआत है जहां उड़ने की इजाजत नहीं थी। जब दिल थक जाता, पिछली कड़ी से आगे राहुल की बेरुखी, सास के ताने और अनन्या की चुप्पियां, सब कुछ मिलकर उसी अंदर से तोड़ रहे थे। उसकी जिंदगी एक ऐसे कमरे जैसी हो गई थी जिसमें खिड़कियां थी पर हवा नहीं, दरवाजे थे पर रास्ता नहीं। रविवार की सुबह थी, घर में रिश्तेदार आए हुए थे। चाय पानी का सारा बोझ अनन्या पर था। सबके जाते ही संध्या देवी ने कहा, तेरे बस की नहीं है ये सब, माँ बाप ने तुझे सिर्फ पढ़ाना सिखाया है,
घर चलाना नहीं। अनन्या ने धीरे से जवाब दिया, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं, थक जाती हूँ मैं भी। राहुल ने सुन लिया। वो चीख पड़ा, अब माँ को जवाब दोगी? तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। अनन्या सख्त बंद रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, स्वाभिमान के थे। फोन मायके का। उस रात अनन्या ने कई सालों बाद अपने पापा को फोन किया। पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? पिता की आवाज़ में चिंता थी। बस थोड़ी थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। पिता चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, जब सहन शक्ति इंसान की आत्मा को खा जाए तब लौट आना चाहिए। ये घर तेरा है। भीगी सुबह और एक फैसला अगली सुबह। तेज बारिश हो रही थी। अनन्या बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय और मन में तूफान। वो सोच रही थी, क्या वाकई औरत को शादी के बाद सब कुछ सहना ही पड़ता है? वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, एक पुराना फोल्डर निकाला जिसमें उसकी डिग्रियां, नौकरी का ऑफर लेटर, पुरस्कार, सर्टिफिकेट और नीचे एक खाली कागज पड़ा था, तलाक का फॉर्म। उसे देख वो कुछ देर ठिठक गई, फिर धीरे से बोली, अब मैं टूटने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए जीऊंगी। अगले ही दिन अनन्या ने एक महिला वकील को मेल भेजा, मुझे तलाक चाहिए। मैं अब इस रिश्ते में सिर्फ सांसें नहीं जीना चाहती हूँ, कृपया मिले। वकील का जवाब आया, आप अकेली नहीं हैं, हम साथ हैं। मायके की ओर पहला कदम। रात को राहुल ऑफिस से लौटा। अनन्या ने 2 कप चाय बनाई, एक खुद के लिए और एक राहुल के लिए। राहुल, वो बोली, मैं कुछ दिन मायके जा रही हूँ। राहुल ने देखा पर कुछ नहीं कहा। मैंने वकील से बात की है। अनन्या ने अपनी आंखों में आंसू रोक रखे थे। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। तो जा रही हो? यही सिखाया गया है तुम्हें? इतनी छोटी सी बात पर घर तोड़ दोगी? अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, छोटी बातें रोज रोज आत्मा को मारती हैं। राहुल, शादी सिर्फ रिश्ते नहीं, इज्जत भी होती है, और मैंने अपनी इज्जत बहुत खो दी इस रिश्ते में। अब और नहीं। कोर्ट की कार्रवाई, समाज की प्रतिक्रिया, राहुल की माँ का पलटवार और अनन्या का अकेले संघर्ष। क्या राहुल बदलने की कोशिश करेगा या फिर तलाक हो जाएगा? क्या समाज अनन्या को अपनाएगा या ठुकरा देगा? इंसाफ की राह, कोर्ट, समाज और एक औरत की लड़ाई, जाने अगली कड़ी में। अनन्या मायके लौट आई गई। उसने राहुल से साफ कह दिया कि वह तलाक चाहती है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां हर औरत की हिम्मत की असली परीक्षा होती है, कोर्ट की सीढ़ियों पर। न्याय की पहली दस्तक। सुबह का वक्त था। अनन्या एक साधारण सूती साड़ी में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक छुपी हुई बेचैनी लिए कोर्ट परिसर में दाखिल होती है। चारों तरफ फाइलें लिए लोग चीखते हैं, वकील और फैसलों की राह तकते हैं, चेहरों की भीड़। उसकी वकील नीलिमा त्रिपाठी, एक अनुभवी औरत, उसका स्वागत करती है। डरने की जरूरत नहीं है अनन्या, अब बात कानून की है और कानून भावनाओं से ऊपर होता है। राहुल को कोर्ट से नोटिस मिला। वो गुस्से से कांप गया। इतनी जल्दी कोर्ट पहुंच गई? माँ ठीक ही कहती है, ये औरतें घर बसाने लायक नहीं थी। संध्या देवी भी आग बबूला थी। मैं मोहल्ले में
किस मुंह से दिखाऊंगी, बहू तलाक मांग रही है। लेकिन राहुल के पिता, जो अब तक चुप रहते थे, पहली बार बोले। शायद हमने कभी उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। अनन्या के मायके में भी लोग बातें करने लगे थे। इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी शादी नहीं निभा पाई। औरत को थोड़ा सहना पड़ता है, बिना बच्चों के ही तलाक। माँ अंदर ही अंदर रोती थी, पर बेटी के निर्णय के साथ खड़ी थी। पिता ने एक शाम अनन्या से कहा, बेटा, तेरा फैसला साहसिक है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। हम तेरे साथ हैं। कोर्ट में पहली तारीख। राहुल सफेद शर्ट में आया, बहुत शांत, लेकिन घमंड भरा। जज के सामने दोनों पक्ष खड़े थे। जज ने पूछा, क्या आपसी बातचीत की कोई संभावना है? राहुल बोला, ये खुद ही जा रही है, जिद्दी है, बात बात पर रूठ जाती है। अनन्या शांत खड़ी रही, फिर कहा, मैंने इस घर में चुप रहकर हर ताना सहा, पर अब मेरा मौन नहीं रहा। नहीं अनन्या, अब सिर्फ तलाक नहीं, अब बात पूर्व जन्म की है। अनन्या के तलाक की अर्जी दी। कोर्ट में पहली सुनवाई हो चुकी थी। राहुल अब सोच में है और पहली बार अनन्या की बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनन्या अब आगे बढ़ चुकी है। अनन्या ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास में बच्चों की मुस्कुराहट उसे वो शक्ति दे रही थी जो रिश्ते नहीं दे पाए थे। हर दिन वो अपने लिए ही कुछ करती। सुबह की चाय अकेले पीते हुए किताब पढ़ना, अकेले बाजार जाना, बिना डर के ही मुस्कुराना। एक दिन स्कूल की टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल ने कहा, अनन्या मैम, आपके पढ़ाने के तरीके में गहराई है। क्या आप हमारे सीनियर सिलेक्शन की इंचार्ज बनोगी? उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसके भीतर की काबिलियत को देखी थी, उसके रिश्ते नहीं। एक रात अनन्या को राहुल का एक मैसेज आया, क्या हम बात कर सकते हैं? एक बार कोई शिकायत नहीं, बस समझना चाहता हूँ कि कहाँ चूक हुई। अनन्या ने बहुत देर तक स्क्रीन देखा, फिर उसने जवाब दिया, बात तो तब करनी थी जब मैं तुम्हारे सामने बैठकर चुप थी। अब मैं खुद से बात करना सीख चुकी हूँ। कोर्ट की अंतिम तारीख थी। दोनों पक्ष जज के सामने खड़े थे। जज ने पूछा, क्या कोई सुलह की गुंजाइश है? अनन्या ने नजरें उठाई, चेहरे पे ठहराव था। मैंने इस रिश्ते को बहुत निभाया, लेकिन अब मैं खुद से रिश्ता निभाना चाहती हूँ। तलाक ही मेरा इंसाफ है। राहुल चुप था। शायद अब उसे कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। जज ने कहा, कानून के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से ही तलाक स्वीकृत किया जाता है। अनन्या और राहुल, आप अब विधिक रूप से अलग हैं। अनन्या कोर्ट के बाहर आई। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। पापा ने उसका हाथ थामा और कहा, आज तुम टूटी नहीं, आज तुम जी उठी है बेटा। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। बादल छंट चुके थे। अनन्या एक महिला शक्तिकरण से जुड़े एनजीओ से जुड़ गई। वह उन औरतों को
काउंसलिंग देता था, जो तलाक या घरेलू हिंसा से जूझ रही थी। एक मीटिंग में उसने कहा, औरत को शादी चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत नहीं। जब कोई रिश्ता आत्मा को मारने लगे तो वहाँ तलाक गुनाह नहीं, जरूरी होता है। अनन्या की नई जिंदगी आत्मनिर्भर, खुशहाल और सामान से भरी थी। राहुल की जिंदगी, क्या वो अब अकेलेपन से लड़ रहा है या बदलाव की राहत है? क्या दोनों की राहें फिर भी टकराएगी दोस्त की तरह? अनन्या को कोर्ट से तलाक मिल चुका है। उसने नई जिंदगी शुरू की, स्कूल में सीनियर टीचर, और अब एक एनजीओ से जुड़कर वह और महिलाओं की मदद भी कर रही थी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या समाज उसे अब पूरी तरह स्वीकार करेगा? अनन्या का दिन सुबह योग से शुरू होता और शाम बच्चों के बीच बीत जाता। अब उसकी मुस्कान में मजबूती नहीं, आत्मबल था। हर शनिवार वह शक्ति समाधान नाम से एनजीओ में एक सन लेती थी, जहां वो घरेलू हिस्सा, भावनात्मक चोटों और समाज के तानों से जूझ रही महिलाओं को सिखाती थी कि हम टूटी नहीं हैं, बस अब खुद को जोड़ रहे हैं अपनी तरह से। एनजीओ में अनन्या के पास एक महिला आई, चेहरा ढका हुआ, आंसू आंखों में। मैडम, मेरे पति भी कहते हैं तुम तलाक लेकर क्या करोगी? कौन अपनाएगा तुम्हें? अनन्या ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें कोई अपनाए यह जरूरी नहीं, तुम खुद को अपनाओ, यह सबसे जरूरी है। कई महीने बाद एक लिफाफा आया। राहुल की लिखावट थी, अनन्या, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मैं खाली हूँ। तुम्हारी चुप्पियाँ अब गूंज बनकर मेरे कानों में बजती हैं। क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ एक कॉफ़ी, एक इंसान की तरह। अनन्या ने बहुत देर तक उस चिट्ठी को पढ़ा, फिर बंद करके रख दी। कॉफ़ी शॉप में मुलाकात। एक रविवार, शहर के कोने की एक कॉफ़ी शॉप। अनन्या ने एक नीली सूती साड़ी पहनी, बाल खुले थे, आत्मविश्वास से भरी। राहुल पहले से वहां बैठा था। वो उठा, अनन्या को देखा और कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाया। तुम बहुत बदल गई हो, राहुल बोला। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मैं किसी और की परछाई नहीं, अपनी रोशनी हूं। राहुल ने हिम्मत करके कहा, क्या हम फिर से, जहां अनन्या अब सिर्फ तलाकशुदा नहीं बल्कि हजारों औरतों की उम्मीद बन चुकी है। अनन्या की किताब और दूसरी औरतों की लड़ाई। शहर की एक नामी बुक स्टोर में आज अनन्या की पहली किताब का विमोचन था। सामने मंच पर बैठी अनन्या बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था जिसने उसे एक आम गृहिणी से महिला अधिकारों की आवाज बना दिया। वो बोली, यह किताब मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज है जिसने चुप रहकर दुनिया को चलने दिया और फिर एक दिन बोल उठी। एक और कहानी शुरू होती है। वहीं दर्शकों में बैठी एक 23 वर्षीय लड़की रो रही थी। शालिनी एनजीओ में वो पहली बार आई थी। पति की शराबखोरी, रोज की मारपीट और समाज के डर से उसे
अंदर तक तोड़ दिया था। कार्यक्रम के बाद वह डरते डरते अनन्या के पास आई। मैं तलाक नहीं ले सकती, लोग क्या कहेंगे? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तू मर जाएगी। फर्क यह है, तब तू सुन नहीं पाएगी, अब तुम जी रही है तो अपनी जिंदगी अपने नाम कर ले। शालिनी की लड़ाई शुरू होती है। शालिनी ने हिम्मत की, एनजीओ की मदद से केस फाइल हुआ। अनन्या ने सिर्फ उसका केस लड़ा बल्कि उसकी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करवाई। 6 महीनों में ही शालिनी ने तलाक लिया और एक छोटे स्कूल में टीचर बन गई। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मेरी जिंदगी के 2 नाम हैं, दर्द और अनन्या। दर्द ने मुझे तोड़ा है और अनन्या ने मुझे जोड़ा है। अब हर महीने एनजीओ की बैठकों में एक नया चेहरा होता। कोई रोती हुई आती है, कोई चुपचाप बैठती है और कोई घबराते हुए सिर्फ नाम बताती है। पर हर बार अनन्या एक ही बात कहती है, तलाक अंत नहीं है। यह उस जंजीर की चाबी है जिसे तुम खुद को आजाद कर सकती हो। जहां अनन्या जैसी औरतें सिर्फ लड़ती नहीं, दोबारा प्यार करना भी सीखती हैं। अनन्या अब एक सफल लेखिका, शिक्षिका और एनजीओ प्रमुख बन चुकी थी। उसने नहीं जाने कितनी औरतों को टूटी हालत से निकालकर खड़ा किया है, लेकिन अब उसकी खुद की जिंदगी एक नए मोड़ पर है। एक रिश्ता जो प्रेम से शुरू होता है, डर से नहीं। एनजीओ का एक विशेष हेल्थ कैंप था। वहां आए एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर समीर रॉय। सरल, सौम्य और सबसे बड़ी बात, बिना जज किए बात करने वाले। उनकी पहली मुलाकात बेहद ही सामान्य थी। समीर हंसते हुए, आपकी किताब मेरी माँ ने पढ़ी है। वो कहती है कि आपको एक दिन बहू बनाना चाहेगी। अनन्या चौंकते हुए, आपकी माँ की पसंद बड़ी तेज है। दोनों हंस पड़े, लेकिन यही हंसी धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। एक शाम समीर ने अनन्या से कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त एक है, तुम्हारे साथ। अनन्या चुप हो गई, फिर बोली, तुम जान भी पाओगे मुझे? मैं टूटी फिर जोड़ी गई और अब चल रही हूँ। तुम्हें पूरा घर चाहिए और मेरे पास सिर्फ सच है। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, मुझे तुम्हारा बीता हुआ कल नहीं, मुझे तुम्हारा आज और कल चाहिए, जैसा भी हो। फिर से शादी। कुछ लोग बोले, एक तलाकशुदा औरत और एक अविवाहित डॉक्टर। उम्र भी देखी है दोनों की। एनजीओ चलाती हैं, अब घर कैसे चलाएगी? लेकिन अनन्या अब वही थी जिसने हर ताना, हर डर को किताब बना दिया था। सादगी से शादी, प्यार के नाम पर अनन्या और समीर की शादी बेहद ही सादगी से हुई। कोई घुड़चढ़ी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक छोटी सी प्रतिज्ञा। इस बार कोई एक नहीं छोड़ेगा। इस बार दोनों साथ निभाएंगे बराबरी से। एनजीओ की लड़कियां तालियां बजा रही थी। किसी ने कहा, दीदी की शादी हुई है तो यकीन हो गया है, दूसरी बार भी प्यार हो सकता है। समीर और अनन्या का घर दो आत्माओं की साझी छांव
शादी के बाद समीर और अनन्या ने एक छोटा सा घर लिया, कई किताबों, पौधों और खिड़कियों से भरा हुआ। समीर की आदत थी हर सुबह कॉफी बनाकर अनन्या को देना, और अनन्या की आदत थी हर शाम समीर को एनजीओ की कहानियां सुनाना। उनके बीच प्यार में तड़प नहीं थी, शांति थी, जो तलाक के तूफान के बाद की सबसे बड़ी दौलत होती है। एक अनदेखी गोद, मां बनने की नई परिभाषा। एक दिन एनजीओ में एक बच्ची मिली, छोटी आर्या, 6 साल की, जिसे उसके नशेड़ी पिता ने छोड़ दिया था। अनन्या के मन में कुछ खींचने लगा। रात को समीर से बोली, क्या हम उसे अपना बना सकते हैं? मुझे मां बनना है, पर जन्म से नहीं, अपनत्व से। समीर मुस्कुराया। तुम तो हमेशा ही मां जैसी ही थी, बस अब कोई तुम्हें मां कहेगा भी। कुछ महीनों बाद आर्या अब उनकी बेटी थी। घर में उसकी हंसी, एनजीओ में उसकी मासूम शरारतें और अनन्या की आंखों में नई चमक थी। अब अनन्या और समीर ने मिलकर एनजीओ का विस्तार किया। नाम रखा गया दूसरी शुरुआत, जहां तलाकशुदा महिलाएं सिलाई, कंप्यूटर और बाल देखभाल सिखाती थी। विधवा महिलाएं समाज सेवी बनती हैं और अकेली माएं एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कई लोग अब पूछने लगे, तलाक लेने वाली अनन्या अब कितनों की जिंदगी जोड़ रही है। एक फेमस न्यूज चैनल में अनन्या का इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा, तलाक के बाद दोबारा शादी, फिर मां बनना और अब सामाजिक बदलाव, क्या आप थकती नहीं हैं? अनन्या ने कहा, थकान तब होती है जब जिंदगी मजबूरी में कटती है। विरासत। जब अनन्या अमर हो गई, उम्र के साथ थकान आ चुकी थी, लेकिन चेहरे की रोशनी अब भी ज्यों की त्यों ही थी। एक दिन एनजीओ से लौटते वक्त अनन्या बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया, हार्ट की हालत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। समीर अब बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। तुमने जिंदगी को जितना जिया है, कोई 100 साल भी ना जी सके इतना। बिस्तर पर लेटी अनन्या ने आर्या और समीर का हाथ थामा और कहा, मेरे जाने का गम मत करना। मैं हर उस लड़की के आंसू में जिंदा रहूंगी जिसे तुम आगे बढ़ाओगे। मेरी एनजीओ को बंद मत करना, उसे उड़ान देना। आर्या की आंखों से बहते आंसू अब मोती लग रहे थे। अनन्या ने अंतिम सांसें ली। कोई हॉस्पिटल ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस एक रजिस्टर उसके पास रखा गया था, जहां लिखा था, मैं अनन्या हूं, कभी टूटी, फिर जुड़ी और फिर औरों को जोड़ती चली गई। अब मैं नहीं, पर मेरी सोच हर लड़की में जिंदा रहे, जो डरती है पर फिर चल पड़ती है। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी, समाज शास्त्र की प्रोफेसर और एनजीओ की चेयरपर्सन। उसने अनन्या के नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया, अनन्या मिशन इंटरनेशनल। भारत से नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका तक, जहाँ जहाँ स्त्रियाँ चुप थी, वहाँ वहाँ अनन्या की
कहानी पहुंची जिसने तलाक को अंत नहीं एक शुरुआत बना दिया। उसमें आर्या कहती है, मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया पर जीना सिखाया है, वो अब नहीं है। पर हर लड़की जो ना कहती है उसमें माँ बसती है। एनजीओ के हॉल में एक तस्वीर है, वो है अनन्या की। वो एक औरत थी जो कभी टूटी थी, फिर इतनी मजबूत हो गई कि हजारों को खड़ा कर गई। बगल में बैठी एक युवती अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है, मैं तलाक लेना चाहती हूँ और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं अनन्या बनना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। राधे राधे।